हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था। कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में हमने बच्चों? हेलो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 5 4 से हमें स्टार्ट करना है का सॉल्व कराने का। बराबर है क्या? हेलो। यस। चलिए, तो वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हुआ है मेरे ख्याल से। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हुआ है। ये देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ है, 2 भी हुआ है, और 3 हमने ओरली करवाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4।
फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? रेडी करिए फॉर्मेट। फॉर्मेट रेडी है बच्चों, फॉर्मेट रेडी एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या? हेलो, स्टार्ट करें। देखिए हमारे पास कितने इंपोर्टर हैं? ये 4 इंपोर्टर है हमारे पास।
4 इंपोर्टर हैं और ये 4 अलग अलग कंट्री से हैं। अब यहाँ पे ये सब यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है बच्चों, हमारा क्वेश्चन ही है यहाँ तक। यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो हेलो। तो सबसे पहले अभी हमें कैलकुलेशन करना है। 70 डिवाइड बाय 2500। देखो 70 डिवाइड बाय 2500, 70 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 करो, कितना आता है, कितना परसेंट आ रहा है? लेस देन 3% आएगा तो ये कॉलम में लिखेंगे, और मोर देन 3% आएगा तो ये कॉलम में। कितना परसेंट आ रहा है? हेलो, 2.8 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.8। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना आ रहा है? हेलो सर, वापस एक बार बताइए ना। देखो 70 क्या करना है आपको, देखो 70 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, मतलब आपको परसेंटेज निकालना है। तो 2.8 आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 72 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 कर लो, तो यहाँ 2.88 आ रहा है। 52 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, 2.08 आ रहा है। 50 डिवाइड बाय डेवलप्ड वाले का नहीं निकालने का, डेवलप का हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आ गया। 3% के कॉलम में एक भी नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने आया क्या सबको? यस और नो? हेलो, परसेंट निकालने आ गया सबको? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है, टोटल करो। ठीक है, टोटल टोटल आपका 9% से ज्यादा हो रहा है क्या बच्चों? टोटल इज मोर देन 9%। बोलो यस। अगर आपका टोटल 9% से ज्यादा हो गया है तो देन ये सारे डेवलप्ड कंट्री पे तो पहले से ही लगने वाला ड्यूटी, उस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री जो होगा उस पे पहले से ही ड्यूटी लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उस पे ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता चला? अबे 9% से ज्यादा है तो यहाँ पे ड्यूटी लगना चालू हो जाएगा सब पे। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, रेट कितना है ऑलरेडी दिया हमें? 30%। हेलो, समझा क्या बच्चों? अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। 70 इंटू 30% कितना था बच्चों? 21। 21 आ रहा है। 72 इंटू 30%,
21.6. Yes, sir. 52 into 30%, 15.6. Next, 50 into 30%, 15. और ये आपको, अच्छा, 2256 का नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन निकाल लीजिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री पे हमेशा ध्यान रखना लगेगा ड्यूटी। डेवलप्ड कंट्री का तो कुछ भी करेक्शन नहीं है। ठीक है, कितना आता है? 676.8। 676.8। तो सम आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि कैसे क्या करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? यस सर। Yes, sir. नोट डाउन किया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लिया क्या? Yes, sir. सर, हाँ बोलो। सेफ कार्ड ड्यूटी का टोटल नहीं करेंगे? करना है कर सकते हो, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, करना है तो कर लीजिए सेफ गार्ड ड्यूटी का टोटल। ठीक है सर। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। फॉर्मेट रेडी करेंगे बच्चों, फॉर्मेट रेडी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का।
चलिए बच्चों, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या? सर 1 मिनट। रेडी हुआ क्या फॉर्मेट? चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना दिया है 70, एक्स के लिए कितना दिया है 70, 82, 52, 50, 2246। टोटल एक बार चेक कर लेते हैं बराबर हो रहा है क्या? ओके, कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन क्या बोलता है? 70 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100 कितना आता है बच्चों? यही कैलकुलेशन आपको करना है, 82 डिवाइड बाई 2500। चलिए, तो फर्स्ट वाला 2.8 आ रहा है, एंड सेकेंड वाला आपका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.28 आ रहा है। तो मोर देन वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना आ रहा है बच्चों? 50, कितना आ रहा है? 2.06 आ रहा है, 2.06, 2%। नाउ टोटल लेंगे तो ये 3.28, ये कितना आता है? 6.86। ये आपका 6.86 विच इज लेस देन 9%।
9% से कम है ना बच्चों? तो बताओ ये जो बाकी, हेलो, अब जरा यहाँ समझना, यहाँ बराबर समझो आपको। ये कैलकुलेशन पहले बताओ, सबको समझ में आया क्या ये जो हमने कैलकुलेशन किया? यस और नो? ये 08 है क्या? तो यहाँ 88 आएगा। कैलकुलेशन समझ में आया? अच्छा, सबसे पहले तो देखो, जो भी हमने बोला पहले इंडिविजुअल रूल अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ 3% से ज्यादा है? नहीं। यहाँ पे 3% से ज्यादा नहीं, यहाँ पे 3% से ज्यादा, तो अभी फिलहाल कोई ड्यूटी का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ 3% से ज्यादा है, तो यहाँ पे ड्यूटी लगेगा क्या? कंट्री वाई पे ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा? कंट्री वाई पे ड्यूटी लगेगा। यस, ठीक है। अब अगर ये तीनों का टोटल अगर इन केस ये तीनों का टोटल 9% से ज्यादा होता, सपोज ये तीनों का टोटल मिला के हमारा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 9% हो जाता, तब तब क्या करते बच्चों बताओ? तो सब में लगाते। फिलहाल अभी ये जो बाकी के हैं, 9% से ज्यादा नहीं हुआ है तो नो, बाकी के कंट्री के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ये डेवलप्ड कंट्री पे लगेगा या नहीं लगेगा? ये डेवलप्ड पे तो कोई रूल ही नहीं है, डेवलप पे लगने ही वाला है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 82 इंटू 30% कितना आता है? 24.6। कितना आता बच्चों? लास्ट वाला कितना आ रहा है? टोटल करना, टोटल कर सकते हैं। समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मोर देन 3% आपने किससे निकाला?
बाबा यहाँ पे देखो 82 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 करो तो कितना आता है, 3.28 आता है। ये देखो ये वाला पार्ट कैलकुलेशन में, हाँ हाँ हाँ। तो कितना आता है 3.28। तो थ्री एक मिनट। 3.28 ही हुआ ना, 3.28 हुआ तो मोर देन 3% है। हाँ, समझ गया सर। हाँ, हाँ सर, समझा। रोल नंबर 3 आज आप पहला लेक्चर बैठ रहे हो क्या? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया था कि अगर किसी इंडिविजुअल कंट्री से, किसी इंडिविजुअल डेवलपिंग कंट्री से अगर हमारा टोटल इंपोर्ट 3% से ज्यादा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। ये हमने पहले ही बताया था। रोल नंबर 3, तभी आप लेक्चर नहीं अटेंड किए थे क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया क्या सबको? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है होमवर्क वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये आप होमवर्क वाला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मेट रेडी कर लेंगे आप लोग? फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, फॉर्मेट रेडी अभी?
चलिए देखिए यहाँ पे अभी जरा यहाँ कैलकुलेशन, पहले मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, आप लोग खुद ही करेंगे। 350 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 3.5 आ रहा है, फर्स्ट वाले का 3.5 आ रहा है क्या? यस और नो? हेलो, फर्स्ट वाले का 3.5 आ रहा है क्या? Yes. ओके, तो 3.5 आया तो मोर देन 3% के कॉलम में यहाँ पे 2.8, 2.9, 2%, 2.7। अब यहाँ पे ये 3.5 आया। अब जरा ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना 3% वाले कॉलम का अलग से टोटल होना चाहिए और बाकी लेस देन 2%, 3% जो है उसका सेपरेट टोटल होना चाहिए। साथ में टोटल नहीं करना है बच्चों, साथ में टोटल नहीं करके लेना है। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ ऑल दिस। टोटल ले लो, कितना आता है? टोटल लेंगे 10.4. 10.4, बराबर है क्या? अब अगर आप बताएं तो ये 9% से ज्यादा है क्या? बोलो, विच इज मोर देन 9%, यस और नो? तो बताओ बाकी सारे कंट्री पे अभी बताओ लगेगा क्या नहीं सेफ गार्ड ड्यूटी? बोलो। अब आपका ये पहला वाला तो 3% से ज्यादा है इसलिए लग जाएगा, ये बाकी के 3% से कम तो है, बट टोटल एग्रीगेट 9% से ज्यादा हो चुके हैं। फर्स्ट वाले पे क्यों लगा? क्योंकि वो इंडिविजुअली 3% से ज्यादा हो गया, फॉर दैट रीजन वहां पे लग जाएगा सेफ गार्ड ड्यूटी। बाकी रिमेनिंग कंट्री जो है BCYZ, यहाँ पे जो है लेस देन 3% है। लेस देन 3% है, बाकी के ये जो रिमेनिंग है वो लेस देन 3% है। लेकिन एग्रीगेट अगर देखा जाए तो एग्रीगेट इसका जो है आपका क्रॉस हो जा रहा है 9% को, एग्रीगेट 9% को क्रॉस हो जा रहा है। फॉर दैट यहाँ पे भी आपको क्या है सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगा। और डेवलप्ड कंट्री पे तो लगता ही, ये लगता है वहां पे कोई भी रूल्स नहीं अप्लाई होता, डेवलप्ड कंट्री पे तो लगता ही है। अब कैलकुलेशन कर लें आप लोग। और एक बात ध्यान देना, परसेंट कैलकुलेट करते टाइम डेवलप्ड कंट्री का कैलकुलेशन नहीं करने का, डेवलप्ड कंट्री का कैलकुलेशन मत करना। चलिए नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टोटल ले लीजिए, सॉरी कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। 350 इंटू 30% कितना आता है?
105 आ रहा है शायद से, चेक कर लेंगे। 280 इंटू 30%, $84 आ रहा है क्या, देख लो। 84%. परसेंट नहीं, ₹84 आएगा। $87. 87, 60, 81, 2583, 105 प्लस 84 प्लस 87, समझ में आ गया बच्चों सेफ गार्ड ड्यूटी कैसे निकालना है? सेफ गार्ड ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 9:05 हो रहा है, 9:10 तक आ जाना है। नहीं आएंगे तो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट्स का ब्रेक है।
हेलो। हाँ, चलिए, आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? हेलो। चलिए देखिए, तो हमारा होमवर्क क्लास वर्क का देखा जाए तो क्लास वर्क का अभी हमने अ, अभी मैंने आपको 5 नंबर जो है ऑलरेडी करवाया ना, तो होमवर्क का कौन सा अभी हमने किया? 5 किया। ये ऑलरेडी हो चुका आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। तो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। और ये 2 क्वेश्चन नया मैंने अभी दिया है, ये आपके सीट में नहीं होगा। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको चाहिए तो मैं ये नया वाला अपलोड कर दूं क्या, जैसा आप बोले नया वाला अपलोड कर दूं? हेलो, क्या है बोलना आपका, नया वाला अपलोड करूं या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? अपलोड कर दूं? ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ठीक, चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं ये अपलोड कर दूंगा। तो मतलब आपको टोटल आपको होमवर्क कितना करना है, देखो, 3, 4, 6, 7, 8, टोटल 5 क्वेश्चन है। ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। ठीक है, और कुछ बाकी तो है नहीं इसमें। टाइप्स ऑफ ड्यूटी में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। है क्या किसी को कोई डाउट? बोलिए। हेलो, है क्या डाउट? फटाफट बोलिए, यस और नो। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जो कि हम पहले से ही बता रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर मतलब आपको स्टार्ट टू एंड क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उस सबका डिटेल आपको अभी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पहला पॉइंट आता है आपका, देखिए, प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये प्योरली थियरी चैप्टर है। इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं, थियरी है, थियरी पार्ट ही करना है। तो सबसे पहले आपका देखो, सब इंपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला पहला क्वेश्चन तो यही होता है ना, इंपोर्ट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अगर हम सी लाइन क्या मतलब वेसल की बात करें, तो सबसे पहला इंपोर्ट हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके इंडिया में इंटर्ड होता है। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस करता है, तो इंपोर्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले जब वो स्टार्ट होगा, वो इंटर करेगा 12 नॉटिकल माइल से अंदर कोई कोई भी वेसल, तो वो हमारे एयरपोर्ट पे आएगा। देखो वही बोल रहा है, पहला पार्ट है सेक्शन 29, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया, लैंडिंग ऑफ एयरपोर्ट और कॉलिंग ऑफ वेसल। मतलब अब हमारा जहाज जो है हमारे पोर्ट पे आ रहा है, लैंडिंग ऑफ एयरपोर्ट और कॉलिंग ऑफ वेसल, पोर्ट पे आया है। ठीक है, इन केस गुड्स आर इंपोर्टेड बाय सी or air, the goods shall be loaded in a vessel or aircraft in the exporting country. अब जब हम and sent to India, in case the import by land, the goods shall be sent in a vehicle. ठीक है, when the vessel aircraft carrying the imported goods arrives in India, the person in charge, देखो अभी जैसे हमारा आपको पता होगा, जैसे अगर आपको एयरक्राफ्ट की बात करो तो एयरक्राफ्ट में पायलट होता है, और वेसल में बात करेंगे तो उसमें एक मास्टर होता है, जो उस पर्सन उस वेसल का इंचार्ज होगा। जैसे उस एयरक्राफ्ट का इंचार्ज होगा, तो उसको हम, अगर वेसल इंचार्ज को हम मास्टर बोलते हैं, और जो एयरक्राफ्ट इंचार्ज है उसको हम पायलट बोलते थे। देखो यहाँ पे बोला, वही बोला, द पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट दैट इज मास्टर और पायलट ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट रिस्पेक्टिवली entering into India from outside India shall allowing calling and landing the vessel aircraft only on a custom port। मतलब क्या,
मतलब ये ध्यान देना, किसी भी वेसल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को आप जो है कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट पे ही लैंड करवा सकते हैं। कस्टम मतलब ये चीज क्लियर है। ये पूरे स्टेटमेंट में एक लाइन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो जो वेसल इंचार्ज है या जो एयरक्राफ्ट इंचार्ज है, वो लोगों को अपना एयर जो है वेसल और एयरक्राफ्ट कहाँ लैंड करवाना है, कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पे लैंड करवाना है। कहीं पे भी आप लैंडिंग नहीं करवा सकते, ये चीजें आप ध्यान में रखो। कहीं पे भी आप लैंडिंग नहीं करवा सकते, ठीक है, अनलेस एंड अदरवाइज परमिटेड बाय सीबीईसी। सेंट्रल सीबीईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसका अभी नाम चेंज होके सीबीआईसी कर दिया गया है। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो अभी नीचे लिखा भी है, ठीक है। तो ये अगर देखो इमरजेंसी, ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन, अगर सीबीईसी परमिशन देता है कि आप ये एंड सो पर्टिकुलर जगह पे आप लैंड करवा सकते हो, तभी आप वहां पे लैंडिंग करवाएंगे। अदरवाइज आपको हमेशा पोर्ट को, सॉरी हमेशा वेसल और एयरक्राफ्ट को कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट पे ही लैंड करवाना है। गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अप्रूव्ड प्लेस फॉर इंडिया। मतलब अप्रूव्ड प्लेस का मतलब क्या होता है, दैट इज अ कस्टम स्टेशन। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड प्लेस बनाया है। जैसे आप अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहे हैं तो कस्टम एयरपोर्ट होगा, अगर आप वेसल के थ्रू आ रहे हैं तो कस्टम पोर्ट होगा। तो ये सारे स्टेशन पे ही आपको लैंडिंग करवाना है, ठीक है। वेसल और एयरक्राफ्ट एंटरिंग इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन ओनली कॉल और लैंड एट अ कस्टम पोर्ट or a custom airport. CBIC, Central Board of Indirect Taxes, can permit calling or landing conveys at a other place. CBIC मतलब CBIC है, CBIC के पास ऐसा पावर है कि वो कहीं दूसरे जगह पे भी लैंडिंग करवा सकते हैं। मतलब कस्टम स्टेशन के अलावा कहीं दूसरे जगह पे भी वो लैंडिंग करवा सकते हैं। बट इन नॉर्मल सिचुएशन आपको कस्टम स्टेशन पे ही लैंड करवाना है। लेकिन अगर सीबीआईसी या सीबीईसी का आपको परमिशन मिला है तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे जगह पे भी लैंड करवा सकते हैं। एक्सेप्शन इन रिलेशन इन एनी वेसल और एयरक्राफ्ट व्हिच इज compelled by accident, stress of weather or unavoidable causes call land and place। मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस पे आपको ऐसा परमिशन दिया जा सकता है कि कस्टम एयरपोर्ट एक्सीडेंट के केस में, या कोई स्ट्रेस ऑफ वेदर मतलब कोई क्लाइमेट चेंजेस हुआ जिसके थ्रू बहुत इमरजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो इन दैट प्रॉब्लम आप जो है तो अपना वेसल या एयरक्राफ्ट को कस्टम स्टेशन के अलावा दूसरी जगह पे भी लैंडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा पहला स्टेप, अब वेसल को क्या हो गया, कस्टम पोर्ट पे आया। अब हमारा पहला स्टेप स्टोरी में समझो, अब वेसल हमारा फॉरेन कंट्री से कस्टम स्टेशन पे आ चुका है। अब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट। अब उसके बाद जो उसका इंचार्ज होगा वेसल का, जैसे मास्टर जिसको हम बोलेंगे, वो क्या करेगा, हमें इंपोर्ट मैनिफेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट, वो सबमिट करेगा। देखो, आफ्टर इंश्योरिंग दैट द वेसल आर लैंडेड ओनली द अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट, एक बार कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे वो लैंड हो गया, फर्दर ड्यूटीज कास्ट अपॉन द पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज कौन होता है, मास्टर या पायलट ऑफ वेसल, टू डिलीवर द अराइवल ऑफ मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। मतलब अराइवल मैनिफेस्ट या बोल सकते हैं उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, वो अभी सबमिट करना होगा, देना होगा कि बाबा देखो ये हमारा शिप, ये हमारा वेसल, ये हमारे पोर्ट पे कस्टम स्टेशन पे लैंड हुआ है, और ये सारे शिप में हमारा जो वेसल है उसमें ये सारे क्वांटिटी के, ये क्वालिटी के प्रोडक्ट स्टोर्ड हैं, जिसमें से ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अनलोड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो, where the imported goods are brought in vessel। अब देखो,
इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट अराइवल आपको क्या देना है, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट देना है। टाइम लिमिट क्या है उसको देने का, एनी टाइम। अब देखो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट अगर आप वेसल के थ्रू इम्पोर्ट करके आ रहे हैं, अगर आप वेसल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको इम्पोर्ट मैनिफेस्ट देने का, सबमिट करने के लिए कितना टाइम मिलता है, एनी टाइम प्रायर टू वेसल अराइवल, मतलब अराइव करने के पहले। मतलब अब सर अभी वेसल तो आया ही नहीं इंडिया में, लैंड हुआ ही नहीं, तो हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट कैसे सबमिट कर सकते हो, उसके पहले कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो बोला गया इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, मतलब आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो आने वेसल अराइव होने के पहले। जैसे अभी आपको लग रहा है, जैसे आप मान लेते सीएसटी स्टेशन पे, हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते, जैसे हम मान लेते सीएसटी स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने वाली है, तो जब आप भाई कल्ला क्रॉस करो या उसके पहले सीएसटी स्टेशन पहुंचने के पहले आप कभी भी ऑनलाइन जो है इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो है सबमिट कर दो, किसके पास, कस्टम अथॉरिटी के पास, ठीक है, अराइवल के पहले। कब, अगर आपने इंपोर्ट जो है वेसल के थ्रू किया है तो, वेसल के थ्रू हुआ है तो, ठीक है। अगर वो एयरक्राफ्ट के थ्रू हुआ है, एयरक्राफ्ट के थ्रू हुआ है तो क्या करना है, अराइवल ऑफ मैनिफेस्ट और एनी टाइम प्रायर, ये भी वही है, मतलब वेसल और एयरक्राफ्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन ठीक है। व्हीकल के थ्रू अगर आप करते हैं इंपोर्ट, व्हीकल के थ्रू करते हैं तो आपको देखो क्या बोला, 12 व्हीकल के थ्रू अगर आप करते हैं तो विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल इन कस्टम स्टेशन मैन्युअल फाइलिंग करना है। तो बात समझ लेना, ध्यान देना, दोनों ही केस में वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना है और अराइवल के पहले फाइल करना है, मतलब अराइवल के पहले सबमिट करना है। लेकिन अगर आप इसमें हो, किसमें, व्हीकल के थ्रू आ रहे हो, तो आप अराइवल के बाद 12 घंटे के अंदर आपको सबमिट करना होता है। देखो अगर आप ये सबमिशन प्रॉपर टाइम पे नहीं करते, देखो यहाँ पे बोला गया इफ अबव सेक्शन कॉन्ट्रावेंसेस देन द पर्सन इन चार्ज वुड लाइबल टू पे पेनल्टी अप टू ₹50,000। मतलब अगर आप ये ब्रेक करते हो रूल को, तो जो पर्सन इन चार्ज है उस वेसल का, उसको ₹50,000 का पेनल्टी भरना पड़ सकता है। बिलेटेड फाइलिंग आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अगर आप डिले करते हो, डिले फाइल करते हो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, तो अराइवल ऑफ मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट फाइल बिलेटेड may also be accepted by the proper officer on valid justified ground। मतलब जो प्रॉपर कस्टम ऑफिसर है वो आपका बिलेटेड इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट अगर उसको आप सेटिस्फाइड कर दिए कि आपने कोई रीजन दिया और उस रीजन से कोई जस्टिफिकेशन दिया और उस जस्टिफिकेशन से वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ नहीं नहीं आप बराबर बोल रहे हो, तो आपका बिलेटेड भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप उसमें अमेंडमेंट, मतलब आपने स्टार्टिंग में कुछ फाइलिंग किया था, हो सकता है उसमें कोई चेंजेस करना रह गया हो, तो अमेंडमेंट इफ द प्रॉपर ऑफिसर, अमेंडमेंट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं हाँ आपका जो लॉजिक है कुछ करेक्शन करना है वो सही है, देखो इफ द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड द अराइवल ऑफ मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट is in any way incorrect or incomplete, there is a no fraudulent intention, मतलब आपका कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, he may permit it to be amendment, मतलब आपको वो परमिट कर सकता है कि चेंजेस करो या अल्टरेशन या एडिशन कर सकते हो। तो अभी तक हमारा 2 स्टेप हो चुका है।
पहला स्टेप क्या होगा, हमारा वेसल एयरक्राफ्ट क्या होगा, अराइव होगा कस्टम स्टेशन पे। कस्टम स्टेशन पे ही अराइव हो सकता है, कहीं और दूसरे जगह पे आप उसका लैंडिंग और नहीं करवा सकते हैं। बट इन ए स्पेशल सिचुएशन सीबीआईसी परमिशन दे सकता है आपको लैंड करने का कहीं दूसरे जगह पे भी। विद दैट परमिशन आप वेसल एयरक्राफ्ट का लैंडिंग करवा सकते हो। इन इमरजेंसी सिचुएशन वो ये परमिशन दिया जा सकता है। नाउ आपका उसके बाद इंपोर्ट मैनिफेस्ट आपको सबमिट करना होता है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करने के लिए आप वेसल व्हीकल के थ्रू आ रहे हो तो अराइवल के पहले सबमिट कर देना है, और अराइवल के पहले ऑनलाइन सबमिट कर देना है। बट अगर आप व्हीकल के थ्रू आ रहे हो तो आपको अराइवल के बाद सबमिट करना होता है 12 घंटे के अंदर। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो आपको जो है पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए का। पेनल्टी आपको जो आपसे मतलब कौन जो पर्सन इंचार्ज है मास्टर या पायलट उसको 50,000 का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद आप बिलेटेड आईजीएम मतलब बिलेटेड भी फाइल कर सकते हो। बट इन द कंडीशन अगर प्रॉपर ऑफिसर कस्टम का प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है आपके जस्टिफिकेशन से, इन दैट केस ओनली, ठीक है, आप उसे अमेंडमेंट भी कर सकते हो। फिर से वही रीजन है कि आप प्रॉपर ऑफिसर उसको सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब जो आपने पहले फाइल किया वो जो है इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, इस जस्टिफिकेशन से वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, इन दैट केस यू कैन अमेंड और चेंज द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अब आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी सबमिट कर दिया। अब क्या होगा, अब वो जो है प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उस इंपोर्ट मैनिफेस्ट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि क्या बाबा जो यहाँ पे प्रोडक्ट आए हैं वो सब लीगल है, या सारी चीजों को क्रॉस कंफर्म करेगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है कस्टम का वो क्या करेगा, आपको परमिशन देगा। देखो, ग्रांट एंट्री इनवर्ड टू मास्टर और वेसल, मतलब परमिशन टू अनलोड द गुड्स, मतलब आपको प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करने के बाद वो इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो पर्सन इंचार्ज है उसको क्या करेगा, क्या देगा, उसको देगा परमिशन की बाबा आप अभी गुड्स को अनलोड करवा सकते हो। देखो, ऑन द रिसीविंग ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट फ्रॉम द मास्टर ऑफ वेसल द प्रॉपर ऑफिसर शैल ग्रांट द एंट्री इनवर्ड टू द मास्टर of the vessel shall not permit the goods to be unloaded until the order of entry inward has been granted। मतलब ये कि जब तक प्रॉपर ऑफिसर ए मास्टर या पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्ड की परमिशन नहीं देता तब तक वो अनलोड नहीं करवा सकता गुड्स। मतलब देखो कैसा होता है, पहला आपका जो वेसल एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हुआ उसके बाद इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट हुआ। सबमिट करने के बाद वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसको अगर लगता है सब कुछ सही है तो प्रॉपर पर्सन इंचार्ज को मतलब मास्टर या पायलट को वो क्या करेगा, एंट्री इनवर्ड देगा। उस एंट्री इनवर्ड को लेके वो क्या कर सकता है, अब प्रॉपर ऑफिसर जो मास्टर पर्सन इंचार्ज है गुड्स को अनलोड करवाएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है, granted inward has been granted by the proper officer to such vessel. Date of entry inward is the date on which the vessel find birthplace or discharge the cargo। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको एंट्री मिल गया, मतलब आपको परमिशन मिल गया। नाउ यू कैन अनलोड योर गुड्स। अब हमें अनलोड करवाना है, अनलोडिंग ऑफ गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अनलोडेड। अब हमें अनलोड करवाना है तो जो पर्सन इंचार्ज है अब गुड्स को अनलोड करवाएगा। द इंपोर्ट सेक्शन इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी, अभी जरा ध्यान देना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस द मेंशन इन द अराइव इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। मतलब क्या है, अब वेसल में तो बहुत सारे गुड्स लोडेड होंगे तो ध्यान रखना उस रिपोर्ट में, जैसे अभी यहाँ से मान लेते हैं हमारा सीएसटी से एक ट्रेन चल के जाता है तो उसमें जो होता है अपना सामान कक्ष भी होता है, मतलब गुड्स कोच भी होता है। अब उसमें आप जब गुड्स कोच लगेज जिसको बोलते हैं, लगेज में अगर जो अब बहुत सारे हैं तो उस सारे प्रोडक्ट एक ही स्टेशन पे नहीं होते। वहां पे जैसे यहाँ से सीएसटी से ट्रेन निकली या वो पहुंची इटारसी में,
एमपी के इटारसी में पहुंची, तो इटारसी में क्या सारे गुड्स अनलोड हो जाएंगे? नहीं, उसमें रिपोर्ट में जितना इटारसी में अनलोड करने को लिखा गया रहेगा उतना ही अनलोड होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी इंडिया में जो अनलोड करने को इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में जितना लिखा गया होगा उतना ही अनलोड होगा, सारे गुड्स अनलोड नहीं होंगे। देखो, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेस ओनली, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको लोडिंग जो है या अनलोडिंग जो है कस्टम स्टेशन पे ही करवाना है, कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पे ही करवाना है। आप कहीं पे भी, यहाँ तो ये तो लोडिंग अनलोडिंग की बात करें, हमने तो पहले स्टार्टिंग में पहले ही पॉइंट में बता दिया कि बाबा आप लैंडिंग भी नहीं करवा सकते कहीं और, तो यहाँ तो लोडिंग अनलोडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड प्लेस मतलब कस्टम स्टेशन पे ही होना चाहिए। गुड्स not to be loaded or unloaded except under the supervision of custom officer, मतलब जो अनलोडिंग लोडिंग होगा वो किसके सुपरविजन में होगा? सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। मतलब जब वहां पे अनलोडिंग करवाओगे गुड्स तो उस टाइम पे कस्टम ऑफिसर वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अनलोडिंग लोडिंग गुड्स, मतलब आप संडे को लोडिंग अनलोडिंग नहीं करवा सकते, छुट्टी के दिन लोडिंग अनलोडिंग नहीं करवा सकते, हॉलीडे के दिन नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू बोर्ड द कन्वेंस, द प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसा पावर है कि वो जो गुड्स अनलोड हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा 4 स्टेप। पहला गुड्स हमारा जो है, फर्स्ट स्टेप क्या था? हमारा वेसल एयरक्राफ्ट कस्टम स्टेशन पे लैंड होगा। ध्यान देना, कस्टम स्टेशन पे ही लैंड होगा, कहीं और लैंड नहीं हो सकता, बट विद द परमिशन ऑफ सीबीआईसी, वो कहीं और भी लैंड हो सकता है। सीबीआईसी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा परमिशन ग्रांट कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेंगे। इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने अगर वेसल व्हीकल के थ्रू, वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू आए हैं तो अराइवल के पहले फाइल करना है। अगर आप व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो अराइवल के बाद 12 घंटे के अंदर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 50,000 का पेनल्टी लगता है। बिलेटेड भी आपको फाइल कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर ऑफिसर से प्रॉपर परमिशन लेना होगा। इसके बाद आप इंपोर्ट मैनिफेस्ट वेरीफाई करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर आपको परमिशन दे सकता है एंट्री इनवर्ड का। एंट्री इनवर्ड का परमिशन लेने के बाद आप गुड्स को अनलोड करवा सकते हो, बट अनलोडिंग आप करते टाइम ध्यान देना है, अनलोडिंग आपका कस्टम स्टेशन पे होना चाहिए और सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर होना चाहिए। छुट्टी के दिन आप नहीं करवा सकते। अनलोडिंग करते टाइम प्रॉपर ऑफिसर आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकता है। अब आपका गुड्स अनलोड हो गया, ठीक है, अनलोड होके कहाँ जाएगा? देखो, गुड्स अनलोड होने के बाद कस्टोडियन के पास जाएगा। देखो यहाँ पे, अनलोडेड गुड्स टू बी इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन अंटिल देयर क्लियरेंस। अभी तक अनलोड हुआ गुड्स, अब अनलोड होने के बाद कस्टोडियन के पास जाएगा, डायरेक्ट इंपोर्टेड के पास नहीं जाता, डायरेक्ट इंपोर्टेड के पास नहीं जाता। गुड्स अनलोड होने के बाद कस्टोडियन के पास जाएगा। वंस द इंपोर्टेड गुड्स हैव एंटर्ड इन द कस्टम एरिया दे शैल रिमेन इन द कस्टम कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। मतलब गुड्स जैसे ही अनलोड होगा उसके बाद वो कस्टोडियन के कस्टडी में जाएगा। कस्टोडियन कौन होता है? अ पर्सन अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ कस्टम फॉर दिस पर्पस। एक पर्सन, ये कमिश्नर जो कस्टम के होते हैं, कमिश्नर ऑफ कस्टम, वो ऐसे एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो ये गुड्स की निगरानी करता है, अपने कस्टडी में रखता है। नाउ अब यहाँ पे बोला गया, इफ इंपोर्ट गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर द अनलोडिंग इन कस्टम एरिया। अब अगर वो पिल्फर्ड हो जाता है तो ये हमने इसके बारे में बोला है कि पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर जो इंपोर्टर है वो ड्यूटी नहीं पे करेगा, लेकिन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके अंडर में ही था। अगर कस्टोडियन के अंडर में गुड्स चोरी हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली कस्टोडियन की होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वही बोला, इफ द इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर द अनलोडिंग इन अ कस्टम एरिया while in a custody of custodian, the custodian shall be liable to pay duty
मतलब इंपोर्टर अब उस केस में ड्यूटी नहीं भरेगा। अगर चोरी हो जाएगा तो इंपोर्टर, हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंपोर्टर ड्यूटी नहीं भरेगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कस्टोडियन की, तो कस्टोडियन ड्यूटी भरेगा। कस्टोडियन शैल बी लायबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन pilfered goods. Now duty is a payable at the rate of prevailing on the day when the import manifest, और मतलब कौन से रेट से? जिस दिन इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल किया गया था, इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था, उस रेट से आपको ड्यूटी पे करनी होती है बाय अ पर्सन इन चार्ज और कस्टम ऑफिसर। नाउ once import goods have entered the custom area, there arise the question, who is responsible for the safe custody? तो कस्टोडियन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जैसे अब गुड्स अनलोड हो गया, अनलोड होने के बाद जब तक वो गुड्स शिप में है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पर्सन इन चार्ज ऑफ शिप, मतलब जो पायलट है या फिर जो मास्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार गुड्स अनलोड हो गया, अनलोड होने के बाद कस्टोडियन के कस्टडी में गया तो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कस्टोडियन की हो जाती है। अब यहाँ पे मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ गुड्स। अब कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम करने की है? उसे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। रिसीव फ्रॉम द कैरिज एंड सेंड द कॉपी द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। नो परमिट, no, not to permit such goods to be removed from custom area or allowed to them to deal with the otherwise except under the specific permission। मतलब कस्टोडियन के पास ऐसा कोई परमिशन नहीं है कि वो क्या करे, गुड्स को बिना परमिशन के रिलीज कर दे, या फिर जो इंपोर्टर है, जैसे गुड्स मैंने मंगाया था, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक वॉच मंगाई थी और उसको मैं इंडिया में सेल करना चाहता हूँ। तो एक जो है सेलर, अभी लेकिन गुड्स जो है मेरा वॉच कहाँ है? कस्टोडियन के कस्टडी में है। लेकिन जो जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, जो मेरा कस्टमर है, वो एक बार वॉच को देखना चाहता है। तो अब मैं कस्टोडियन के पास गया और बोला, मेरा सर अभी तक मैंने क्लियरेंस नहीं करवाया, कस्टम ड्यूटी नहीं किया, वॉच को क्लियर भी नहीं करवाया, मतलब क्लियरेंस नहीं करवाया, और वॉच जो है कस्टोडियन के कस्टडी में है। तो मैंने कस्टोडियन को बोला कि ये डील करना है, मुझे इनको बेचना है, आप एक बार वॉच दिखा दीजिए। लेकिन कस्टोडियन उस वॉच को, ऐसा डील करवाने के लिए उस वॉच को दिखाएगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रॉपर परमिशन है तो उस केस में, स्पेसिफिक परमिशन के केस में वो दिखा सकता है। किसकी परमिशन होनी चाहिए? प्रॉपर ऑफिसर की। और इन अकॉर्डिंग विद द जनरल प्रोसीजर में बी प्रिस्क्राइब्ड दैट अवॉइडेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी of the proper officer in manner of removal of such goods। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल। अब हमारा गुड्स देखो कस्टोडियन के पास आ जाता है। अब जो है इंपोर्टर का रोल आता है। इंपोर्टर मतलब जो गुड्स को मंगाया है, अब उसका रोल अराइज होता है। बात समझना, उसका रोल अराइज होता है, जरा समझिए। अभी तक हमने 5 स्टेप रीड किए। 5 स्टेप में क्या क्या है? पहला स्टेप था हमारा, गुड्स हमारा इंडिया में आएगा, मतलब लैंडिंग होगा। कहाँ पे लैंडिंग होगा? उसके बाद हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट मैनिफेस्ट वेरीफाई करने के बाद जो है कौन? प्रॉपर ऑफिसर हमें ग्रांट करेगा एंट्री, मतलब परमिशन देगा एंट्री इनवर्ड का। उसके बाद गुड्स को अनलोड किया जाएगा, कस्टम स्टेशन पे अनलोड किया जाएगा। अनलोडिंग के बाद, वो अनलोडिंग के टाइम पे आपको सारी चीजें याद रखनी है। अनलोडिंग के बाद वो गुड्स जो है कस्टोडियन के कस्टडी में चला जाएगा। कस्टोडियन के कस्टडी में जाने के बाद अब जो इंपोर्टर है उसको क्लेम करेगा क्लियरेंस के लिए। अब क्लियरेंस के लिए क्लेम करने के लिए उसको क्या फाइल करना होगा? इंपोर्ट बिल, मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा। जिसको हम बिल ऑफ एंट्री का मतलब हम क्लेम कर रहे, सर हमारे पास ये जो गुड्स है, हम ये है देखो। अब गुड्स को कस्टोडियन के पास से मैं 2 चीजों के लिए क्लियर करवा सकता हूं। अब गुड्स कहाँ है? कस्टोडियन के पास है। गुड्स कहाँ है? कस्टोडियन के पास। मैं 2 चीजों के लिए क्लियर करवा सकता हूं, ठीक है। उस गुड्स का मैं 2 चीजों के लिए क्लियर करवा सकता हूं। एक तो हमारा होम कंजम्पशन के लिए, और दूसरा मैं वेयर हाउस के लिए क्लियर करवा सकता हूं। तो मैं 2 चीजों के गुड्स का क्लियरेंस कस्टोडियन के पास से एज ए इंपोर्टर मैं 2 चीजों के लिए क्लियरेंस करवा सकता हूं। एक तो पहला हमारा
कि पहला मैं क्लियरेंस करवाऊं कि होम कंजम्पशन, दूसरा क्लियरेंस करवा सकता हूं कि मैं वेयर हाउस में जमा करना चाहता हूं। तो अकॉर्डिंगली दोनों के लिए मुझे अलग अलग बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। देखो, द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स, एनी गुड्स अदर देन इंटेंडेड फॉर अ ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट of sale file the bill of entry electronically for a clearance of the goods from the custom station or port airport। मतलब in case goods are to be cleared for home consumption, अगर हम चाहते हैं उस गुड्स को कि होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो, तो इंपोर्टर वुड फाइल द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। हाउएवर अब इंपोर्टर के पास दूसरा चांस भी है। मान लो गुड्स जनवरी महीने में आ गया, लेकिन उस गुड्स का यूज मुझे मार्च में करना है, तो अब या तो अब मैं क्या करूंगा, क्लियर करवा के मार्च तक मेरे गोडाउन में स्टोर करूं। तो इससे अच्छा क्या है, मैं वहां के कस्टम वेयर हाउस में ही स्टोर करके रख दूं। ठीक है, हालांकि उसका रेंट लेती है गवर्नमेंट आपसे, फ्री में स्टोर करके नहीं रखेगी। ठीक है, हाउएवर द इंपोर्टर डज नॉट नीड द गुड्स इमीडिएटली, दे मे रिक्वेस्ट टू गुड्स टू बी वेयर हाउस्ड। इन दैट केस अगर आप इन दैट केस आपको इंटो बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। किसके, उसके लिए क्या फाइल करना होगा, इंटो बॉन्ड। इंटो बॉन्ड, अगर आप गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंटो बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है फॉर वेयर हाउसिंग, वुड बी फाइल्ड एंड व्हेन सब्सिक्वेंटली द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। और उसके बाद जब मैं गुड्स को क्लियर करवाऊंगा वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए, तब मुझे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी। तो नीचे देखो वही लिखा है वहां पे, टाइमिंग ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द फॉलोइंग डे ऑन विच एयरक्राफ्ट और वेसल, बट इन केस ऑफ बिल ऑफ एंट्री मे बी प्रेजेंटेड एट द टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 days। मतलब मैं अराइवल के पहले फाइल कर सकता हूं, प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल है और एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। मतलब मैं अराइवल के 30 days, देखो अराइवल के 30 दिन, मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं वेसल है या एयरक्राफ्ट है, वो अराइव्ड नहीं हुआ है, अभी तक आया नहीं इंडिया में, लेकिन मैं उसके पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करके रख सकता हूँ। बट कितना दिन पहले, 30 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले। बट अराइव आ गया इंडिया में, जिस दिन आया उस दिन आपको तो फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। कोई देखो यहाँ पे लिखा बिफोर द एंड, मतलब जिस दिन आया वो दिन खत्म होने के पहले पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। मतलब अराइवल के 30 दिन पहले, अराइवल के बाद, अराइवल के जिस दिन अराइव्ड हो गया उस दिन ही आप, उस दिन खत्म होने के पहले आप फाइल कर सकते हैं। ये टाइमिंग है। नाउ अब हमारा क्या बोला गया, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब हमें क्या होगा, अब हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, अब मैं खुद असेस करूंगा कि कौन से क्वांटिटी का कितना क्या गुड्स मैं लाया हूं, उसके ऊपर कितना ड्यूटी बनेगा, उसके ऊपर कितना ड्यूटी का कैलकुलेशन होगा, कितना कौन सा एग्जेम्प्ट है कौन सा नहीं है, वो सारा चीजें मैं असेस करूंगा। देखो, assessment is a procedure of qualifying the amount of liability. The importer will self-assessment the duty considering the applicable rate or exchange rate of import duty। मतलब आपको, जैसे आपने फॉरेन से गुड्स को क्या किया, इंपोर्ट किया, तो वो डॉलर में होगा, अब उस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, तो कौन सा प्रॉपर एक्सचेंज रेट जो है अप्लाई करना है आपको, और उसके बाद आपको a proper import duty rate अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग। Thus this self assessment is the subject to the verification। अब आप ऐसा गलतफहमी में मत रहे कि आपने एक लिख दिया कि सर मेरा 5000 ड्यूटी बन रहा है, तो आप कस्टम ड्यूटी आंख मूंद के बोलेगा बेटा लेके आओ 5000 रुपया और अपना गुड्स लेके जाओ। इतना आसानी से नहीं होता। आपने सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी कैलकुलेट करके कस्टम ऑफिसर को दिया, अब उसको कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करेगा कि बाबा आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या फिर गलत है। देखो, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम may lead to reassessment by such officer। और ऐसा अगर उसे लगता है कि कहीं आपने कुछ चोरी या मिस्टेक की है तो रीअसेसमेंट कर सकता है वो खुद। द असेसमेंट मेड बाय द इंपोर्टर इन फाउंड टू इनकरेक्ट, अगर जब ऐसा उसको लगता है कि वो गलत है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल रिटर्न द बिल ऑफ एंट्री एंड इंपोर्टर आफ्टर द डिटरमाइनिंग द ड्यूटी। देखो, अब उसके बाद लेकिन अगर सब कुछ सही है तो अब आप क्या करोगे, ड्यूटी को पे करोगे। पहले क्या किया आपने, क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, अभी तक गुड्स क्लियर नहीं हुआ है,
क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, फिर आपने अपना ड्यूटी असेस किया, अब ड्यूटी को पेमेंट करोगे। देखो, इफ द गुड्स आर क्लियर्ड टू बी stored in a warehouse, payment of duties are deferred till the time of clearance from such warehouse. However, in case of goods cleared for home consumption, जब आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराओगे तभी हम ड्यूटी पे करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं गुड्स होम का घर पे लेके जा रहा हूँ तभी मैं ड्यूटी पे करूंगा ना। अगर मैं गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए नहीं, वेयर हाउस में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तब मैं ड्यूटी नहीं पे करूंगा, तब मैं ड्यूटी बाद में पे करूंगा। तो देखो वही बोला, however in case of the goods clear for home consumption, custom duties of pay has to be paid. अगर आप घर पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब आप होम कंजम्पशन के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो उसे आपको ड्यूटी तुरंत पे करनी है। लेकिन द इम्पोर्टर हैज टू पे ड्यूटी विद इन 1 day एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, मतलब हॉलीडे को छोड़ के एक दिन के अंदर आपको ड्यूटी पे करनी है। ऑफ द determination of such amount of duty. In case of fails to do so, he is required to pay interest on the duty till the time of actually pay. ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, इंटरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। पे द ड्यूटी एंड क्लियर द गुड। अच्छा नहीं, इसमें नहीं देखा हमने, जीएसटी में देखा था, सॉरी। इसमें अगर आप नहीं पे करते प्रॉपर टाइम पे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। इट कैन बी 10% to 36%, मतलब ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, 10% से 36% तक जा सकता है, लेकिन प्रेजेंटली उसका रेट जो है 15% है। ये वही बताया वो आपको, इफ ड्यूटीज आर नॉट पेड विद इन द मेंशन्ड टाइम, वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। अब वो आपको करंटली जो है उसका रेट जो है 15% है। आगे देखते हैं। अब आपने ड्यूटी पेमेंट कर दिया, अब आपने ड्यूटी टैक्स पेमेंट कर दिया। टैक्स पेमेंट करने के बाद अब आप गुड्स को क्लियर करवाने, अब आपको ऑर्डर मिल जाएगा कस्टम स्टेशन से। अब आप गुड्स को क्या करवा सकते हो, क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। कस्टम स्टेशन से ऑर्डर मिलेगा कस्टम ऑफिसर से कि आप अभी गुड्स को क्लियर करवा सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे सर 2 बार क्लियरेंस कैसे हुआ, तो बच्चा वहां पे देखो क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमने क्लियरेंस के लिए क्या क्या फाइल किया था, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था। अभी यहाँ पे गुड्स को क्लियर हो रहा है। The goods lying to under the custody of the custodian have to clear either home consumption, ये तो मैंने पहले ही बताया कि मैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं बिल ऑफ एंट्री 2 चीजों के लिए फाइल कर सकता हूँ, होम कंजम्पशन और वेयर हाउस के लिए। अगर होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होगा, या फिर मैं वेयर हाउस के लिए कर सकता हूँ, देखो कंजम्पशन और फॉर द वेयर हाउसिंग फॉर द ट्रांसशिपमेंट विद इन द 30 days और such extended time the proper officer may allow from the date of unloading the goods of the custom station at the custom station. The importer may exercise any of the following. Clearance for home consumption. In case of importer file the bill of entry for home consumption and the proper officer is satisfied that the importer goods not permitted the goods, मतलब अगर आपने भले ही आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया होम कंजम्पशन के लिए, लेकिन आपने देखो प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड। ये हमने प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होता है जरा बताइए, तो आप कितने लोगों को याद है, देखते हैं। चलिए, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होता है, कितने लोगों को याद है, इसके बारे में बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होता है बताइए, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। अच्छा, द गुड्स आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये है प्रोहिबिटेड गुड्स, ठीक है। इसमें मैंने 3 गुड्स बताए थे, नोटिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स, ये सारी चीजें आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आएगा। एंड द ड्यूटी ऑफ द सेम हैज बीन पेड, मतलब अगर आपने बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया है तो प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि आपका जो ये गुड्स इंपोर्ट किया वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, पहली बात। दूसरा बात, अब उसमें आपने ड्यूटी पे कर दिया है क्या, अगर सब कुछ सही है तो उसके लिए वो आपको ऑर्डर देगा, आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको वेयर हाउसिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, द इंपोर्टेड गुड्स मे बी क्लियर ऑफ द गुड्स फॉर द होम कंजम्पशन एंड द
एंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर द वेयर हाउस। इन सच केस आपको ऊपर ही हमने बताया कि इंटो बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा, और देयर आफ्टर द एग्जीक्यूट द बॉन्ड बाइंडिंग हिमसेल्फ in a sum equal to twice amount of duty assessed on such goods. The proper officer, after satisfying himself that all requirement have been fulfilled, to make the order permit to deposit the warehouse. उसके बाद वो subsequently deposit कर सकता है। आपको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, अब आपने जब वेयर हाउस से क्लियर करवाओगे गुड्स को, तब आपको एक्स बॉन्ड ऑफ बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा वेयर हाउस से क्लियर करवाने के टाइम। रेंट, अब जो मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉपर ऑफिसर आपसे रेंट भी चार्ज करेगा, जो भी आपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया उसका रेंट भी चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद एन ऑर्डर क्लियरेंस हुई तो आपको ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर देगा क्लियरेंस के लिए। तो इस तरह से 9 स्टेप होते हैं। वापस हम एक बार स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, आपको गुड्स जो है, पहला स्टेप आपको वेसल या व्हीकल या एयरक्राफ्ट गुड्स जो कस्टम स्टेशन पे अराइव्ड होगा। दूसरा स्टेप में इंपोर्ट मैनिफेस्ट हम लोग फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। तीसरे स्टेप में उसको वेरीफाई करने के बाद आपको ग्रांट द परमिशन ऑफ एंट्री इनवर्ड, उसके बाद एंट्री इनवर्ड का परमिशन मिल जाएगा। उसके बाद गुड्स को अनलोड किया जाएगा, कस्टम स्टेशन पे ही अनलोडिंग होगा, संडे को नहीं हो सकता, हॉलीडे को नहीं हो सकता, सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। उसके बाद एक बार अनलोड हो गया तो गुड्स कस्टोडियन के पास चला जाएगा, कस्टोडियन के पास चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए बिल ऑफ एंट्री क्लियर। अब आपको एज ए इम्पोर्टर आपको उसके बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। बिल ऑफ एंट्री आप 2 चीजों के लिए फाइल कर सकते हैं, होम कंजम्पशन और आपका जो है वेयर हाउस स्टोर के लिए। अगर आप वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए फाइल कर रहे हो तो इंटो बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। अगर आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाना चाहते हैं होम कंजम्पशन के लिए तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है आपको। इस तरह से 2 बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद आपको ड्यूटी टैक्स असेस करना है। असेसमेंट करने के आप सबमिट करोगे, उसको प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ बाबा सब कुछ जो है सही है, आपने सब कुछ जो बताया वो सही है, तो वो आपको बोल देगा कि पेमेंट करो, नहीं तो वो री असेसमेंट के लिए भी बोल सकता है। उसके बाद आप पेमेंट ऑफ ड्यूटी करने, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपको क्लियरेंस का ऑर्डर मिल सकता है और आप कस्टम स्टेशन से क्लियर करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको हमने 9 स्टेप बताया है यहाँ पे, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट लिखा है। देखो क्या है, लुक इंडिया में एंट्री उसी चैनल से बेटर है जो आसान प्लस करेक्ट है। एक लाइन में वो 9 स्टेप हमने बताया। क्या है, लुक इंडिया में एंट्री उसी चैनल से बेटर है जो आसान है प्लस करेक्ट है। ठीक, वापस रिपीट करें, वो 9 स्टेप इसी में है। लुक इंडिया में एंट्री उसी चैनल से बेटर है जो आसान है और प्लस करेक्ट है। तो ये आपको 9 स्टेप याद करने के लिए एक शॉर्टकट है। क्या है, लुक, लुक मतलब लैंडिंग और एयरक्राफ्ट और वेसल। इंडिया मतलब इंपोर्ट मैनिफेस्ट। ई मतलब एंट्री इनवर्ड। यू मतलब अनलोडिंग ऑफ गुड्स। सी मतलब कस्टोडियन के कस्टडी में जाएगा वो वाला है। बी मतलब फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। ए मतलब असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। और पी मतलब पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एंड सी मतलब क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो इस तरह से वो हमने 9 स्टेप को यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू डिस्प्ले किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, इंपोर्ट प्रोसीजर में किसी को कोई भी डाउट है क्या, यस और नो?
ना नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इसमें ज्यादा स्टेप नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा स्टार्टिंग ही होता है फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल, मतलब बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करोगे कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ अ कस्टम अ शिपिंग बिल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय वेसल और एयर, मतलब आप किसके थ्रू करना चाहते हैं। और बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप फाइल करेंगे इन केस ऑफ शिपिंग बिल, किस केस में फाइल करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ वेसल और एयर के थ्रू। और एक्सपोर्ट बिल किस केस में फाइल करेंगे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल। एन एक्सपोर्ट एन एक्सपोर्टर entering any exported goods सेल्फ असेसमेंट एंड पे द ड्यूटी। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको अपने ड्यूटी को असेस करना है और पे करना है ड्यूटी, जो भी अगर टैक्स उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है तो। वैसे जो जनरली हमारा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं होता है। इन जनरल बहुत बहुत रेयर केस में एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी आपको पे करनी होती है। अगर अप्लीकेबल है तो आप पे करो। उसके बाद आपको ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस आप लैंडिंग ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब आप अभी आपको एक ऑर्डर मिलता है कि आप गुड्स को अपना कस्टम स्टेशन पे लेके आओ अपने गोडाउन से, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, जो गुड्स है कि वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए और एक्सपोर्टेड हैज टू पे ड्यूटी, अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटी है तो वो पेमेंट हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे इंपोर्ट के टाइम आपको क्या मिलता है, एंट्री इनवर्ड। अब उसके बाद आपको एंट्री आउटवर्ड मिलता है। अब एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद हम गुड्स को अनलोड करवा देते हैं। एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद हम गुड्स को क्या करवाते हैं, अनलोड। अब एंट्री आउटवर्ड मिलने के बाद हम गुड्स को लोड करवाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बोला, a vessel intended to start the loading of exported goods must be first grant entry outward by way of by the proper officer. Master of vessel or vessel shall not permit the loading of exported goods until, मतलब वो तब तक लोड नहीं करेगा जब तक उसको एंट्री आउटवर्ड नहीं मिल गया है। एक बार एंट्री आउटवर्ड मिल गया उसके बाद वो वेसल और एयरक्राफ्ट में गुड्स को लोड कर सकता है। नोट, एंट्री आउटवर्ड is the permission grant the custom authorities to vessel to go on a foreign, ठीक है, voyage to the port of consignment. This provision is applicable only the vessel or not aircraft and vehicle. Now next है आपका landing of goods on conveyance for exportation. देखो after the getting document, अब उसके बाद क्या है, एक बार लोडिंग ऑफ गुड्स, एक बार सॉरी लैंडिंग नहीं सॉरी लोडिंग ऑफ गुड्स। अब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल गया है, एंट्री आउटवर्ड मिल चुका है, उसके बाद आप क्या करोगे, लोड करोगे। द एक्सपोर्टेड गुड्स हैड बीन लोडेड ऑन द कन्वेंस फॉर एक्सपोर्टेशन विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर पर्सन इन चार्ज। ही शैल नॉट द परमिट द लोडिंग ऑफ कस्टम स्टेशन at a custom station unless the shipping bill or bill of export, bill of transshipment, as case may be, duties passed by proper officer has been handed over the him exporter, मतलब जो परमिशन मिला है वो एक्सपोर्टर उसको दिखाना चाहिए, किसको, पर्सन इंचार्ज को, जो मास्टर है या पायलट है उसको, तो उसके बाद वो लोड कर सकता है। डिलीवर द एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, जैसे हम यहाँ आने के बाद क्या मांग रहे थे, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अब जो एक्सपोर्टर है उसको एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देगा जिसमें लिखा होगा कि हमने ये स्वयं से वो ड्यूटी पे किया है, ये क्वालिटी का गुड्स है। अब वो जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट बोला जाएगा। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस कैरिंग द एक्सपोर्टेड गुड्स शैल before the departure of the conveyance from the custom station delivered to the proper officer in case of vessel, aircraft and export manifest electronically, and in case of the vehicle air and export report। मतलब व्हीकल के केस तो हमने पहले ही बताया था इंपोर्ट मैनिफेस्ट के टाइम पे भी कि व्हीकल सॉरी वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली होता है, व्हीकल के थ्रू आप ऑफलाइन लेके जा सकते हैं। नो कन्वेंस टू लेवी विदाउट रिटन ऑर्डर, मतलब लीव, बिना रिटन ऑर्डर के कोई भी कन्वेंस हमारा इंडियन पोर्ट या इंडियन स्टेशन को लीव नहीं कर सकता। एक बार रिटन ऑर्डर मिल गया तो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस विच हैज लोडेड एन एनी एक्सपोर्ट गुड्स at a custom station shall not cause a permit the conveyance
to departure from that station, custom station, until a written order to the effect has been given by the proper officer. There are separate export procedure prescribed by export of baggage and export of by post. ये सारा नॉर्मली जो हमने ये बताया गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इफ द अबव मेंशन को अगर ये सारी चीजें अगर आप नहीं फुलफिल करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप 50,000 रुपया पेनल्टी लग सकती है ना। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। सबसे पॉसिबल प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। सबसे एस से आपका फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री बोल सकते हैं। पी से परमिटिंग द क्लियरेंस और लैंडिंग ऑफ एक्सपोर्टेशन। ई से एंट्री आउटवर्ड। उसके बाद एल से लोडिंग, एक्स से एक्सपोर्ट रिपोर्ट और ओ से ऑर्डर। तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। ये मैंने पहले ही बताया पूरा का पूरा थियरी चैप्टर था, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर से आएगा आपका, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, है क्या? और ये कस्टम वाला भी मैंने आपको एक सॉरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर वाला भी नोट्स आपको भेज दिया है, तो आप रीड कर सकते हैं। 29 रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32,
33, 34, 35, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 44, 43 नहीं है क्या? 43 और किसी का मिस हुआ क्या अटेंडेंस? 15, 15, 37, 37, 5, 22, 22। सर आपने मेरा ऑप्शन लगाया है क्या? 37 लगाया ना भाई, 37 तुम्हारा ऑप्शन क्या? प्रेजेंट तो लगाया है भाई आपका, लगाया तो है प्रेजेंट, ये क्या 22? हाँ 22 लगाया तो है आपका, तो पहले के लेक्चर में का है ऑप्शन टी, अभी का नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।